Good morning class. Today we'll read poem 6 of class 10th first flight book, and the poem name is Amanda. In this poem the poet name is Robin Lane, and the poet says that a child should never be denied freedom. This poem deals with the upbringing of a small child, or you can say the girl, Amanda. It highlights the struggles she faced, and the girl is very imaginative, and she desires to be free, and her mother always nagging her in her, or gives her instructions to do or not to do in that way. Let's read the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Don't bite your nails, Amanda. अमेंडा, अपने नाखूनों को मत इस तरह से काटो कुतरो. डोंट हंच योर सोल्जर्स, अमेंडा. अपने कंधों को इस तरह से, मीन्स हंच का मीनिंग होता है टू, कंधों को मीन्स झुकाकर बैठना. मीन्स शी वॉज अगेन नेगिंग, हर मदर वॉज नेगिंग हर दैट कि अपने जो कंधे हैं उनको सीधा करके बैठो. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा. सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा. फिर जो कहती है कि अमेंडा इस तरह से मीन्स स्लॉचिंग करना, मीन्स झुककर बैठना, बेतरतीब केयरलेस चिल्ड्रन की तरह मत बिहेव करो. तुम्हें अच्छे से सीधे बैठना आना चाहिए. नाउ see, there is a language emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. This stanza is in brackets. This shows that the imagination of the girl. अब अमेंडा जो ये सारी चीज़ें, उसकी मदर उसको नैग कर रही थी, टोक रही थी बार बार में. अब उसकी मदर ने वो कहे जा रही थी, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग टू हर, बिकॉज ये एक ब्रैकेट में जो स्टेंजर दिया गया है, इट मीन्स दैट कि अमेंडा वॉज थिंकिंग about her freedom, and she was thinking that she should be a mermaid, कि वो एक mermaid होती काश. And there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, कि वो एक शांत, लैंग्वेज मीन्स बिल्कुल स्टिल, शांत, एमरल्ड सी हरे रंग का सागर होता, वेयर द सोल इनहेबिटेंट एकमात्र जहाँ की निवासी, इज मी मैं होती, अ मरमेड एक जल परी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स जो ब्लिसफुली बड़े ही प्यार से, आनंद से ड्रिफ्टिंग तैरती रहती उस सागर में. तो यहाँ अमेंडा जो है, अमेंडा की मदर उसको नाखून ना काटने के लिए और सीधा बैठने के लिए टोके जा रही है, बट शी वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, मीन्स शी वॉज थिंकिंग हरसेल्फ टू बी अ मरमेड in her imagination. That's why this stanza is in paragraphs, is in brackets. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अगेन हर मदर इज़ देयर इन दिस स्टेंजा. उसकी मदर फिर से उससे कुछ पूछती है, क्या अमेंडा तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ़ कर लिया है? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमेंडा मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज़ भी साफ़ करने के लिए कहा था. हैव यू डन दैट, मीन्स उसने 3-4 जो है यहाँ पर 3 और 4 वर्क्स उसकी मदर ने उससे पूछे कि क्या वो वर्क्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं. हर होमवर्क, टू क्लीन हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज़. Now again Amanda was in her imagination. She is lost in her imagination, and she was thinking that I am an orphan, कि मैं कौन हूँ, एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट्स, जो गलियों में घूम रही है. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, पैटर्न मीन्स कुछ डिज़ाइन बनाना, सॉफ्ट डस्ट जो धूल है, सॉफ्ट धूल है, उसके ऊपर मैंने कुछ डिज़ाइन बनाए हैं. विद माई हस्ट, शांत, बेयर फिट, अपने नंगे पैरों से मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं धूल के ऊपर. द साइलेंस इज़ गोल्डन, ये जो चुप्पी है बहुत ज़्यादा गोल्डन है, मीन्स सुनहरी है. द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो ये आज़ादी है ये मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. मीन्स अब वो अपने आप को यहाँ पर फिर से, पहले उसने अपने आप को एक मरमेड फील किया, जहाँ पर वो अपनी ये सोचती है कि मैं फ्री हूँ और एक जलपरी हूँ जो आराम से तैर रही है एक समुद्र में. एंड हेयर इन दिस स्टेंजा शी वॉज थिंकिंग हर सेल्फ एन ऑर्फन, वो अपने आप को एक ऑर्फन समझ रही है, एक अनाथ समझ रही है जो गलियों में घूमता है. एंड शी वॉज थिंकिंग कंपेयरिंग दैट हर फ्रीडम मीन्स एन ऑर्फन हैज़ मोर फ्रीडम देन हर, कि उस एक ऑर्फन के पास उससे कहीं ज़्यादा फ्रीडम है. शी यर्न्स फॉर हर फ्रीडम, उसको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है. एंड शी ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हर फ्रीडम. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा. रिमेंबर योर एक्ने, अमेंडा.
Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Don't eat that chocolate. इस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा. रिमेंबर योर एक्ने. एक्ने मीन चेहरे पर जो मुहासे हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, कि अपने चेहरे पर उन मुहासों को देखो अमेंडा. विल यू प्लीज़ लुक एट मी. क्या तुम मेरी तरफ देखोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा, तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी. अगेन हर मदर वॉज उसको कह रही है, टोक रही है. एंड अगेन नाउ अमेंडा अगेन वॉज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन. वो अपनी इमेजिनेशन में है बेबी, और वो सोच रही है, आई एम रुपंजल. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. I am Rupanjal. रुपंजल एक स्टोरी है, एक गर्ल की, रुपंजल उसका नाम है. एंड शी लिव्ड इन अ टावर. वो एक टावर पे रहती है. एंड नो बडी को डिस्टर्ब, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है. तो शी वॉज थिंकिंग हर सेल्फ ऑफ बींग रुपंजल, कि वो अपने आप को रुपंजल सोच रही कि काश मैं रुपंजल होती. एंड आई हैव नो केयर. मैं भी केयरलेस होती, किसी की परवाह नहीं करती. लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल मीन्स शांत, रेयर मीन्स विच इज़ अचीव्ड बाय नॉट मैनी पीपल, विच इज़ नॉट अचीव्ड मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते हैं. इस तरह की चीज़ कि जो लाइफ है, जीवन है टावर पे, वो बहुत ही शांत है. बहुत कम लोग इस तरह का जीवन जी पाते हैं जैसा कि रुपंजल जीती थी. तो वो सोच रही कि काश मैं भी रुपंजल हूँ. मैं एक रुपंजल हूँ जो केयर फ्री हूँ, केयरलेस हूँ, और एक टावर पर जो मेरी लाइफ है वो बहुत ही शांत और दुर्लभ है. आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. मैं कभी भी अपने इन सुंदर बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी. स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमेंडा. अमेंडा ये सकिंग करना बंद करो. सकिंग मीन्स टू गेट एंग्री ईजीली, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना. स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमेंडा. अमेंडा इस तरह से गुस्सा होना बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी. तुम हमेशा इस तरह से मूडी रहती हो, चिड़चिड़ रहती हो. मीन्स व्हेन यू आर इन हैप्पी, व्हेन यू हैव मूड यू बिकम हैप्पी. व्हेन यू हैव अ मूड चेंज योर मूड यू बिकम एंग्री. तो वो हमेशा मूडी रहती है अमेंडा. उसकी मदर कहती है कि तुम हमेशा ऐसे मूडी रहती हो, इस तरह से गुस्सा करना बंद करो. एनी वन वुड थिंक. कोई भी ये सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें टोकती रहती हूँ अमेंडा. बाय Robin Lynn. So this poem tells that the girl whose mother always nags her about what to do and what not to do, and she feels that she is not free to do anything that she wants to do. Amanda wants her freedom from all restrictions, and in her imagination she dreams of having a life of a mermaid, and of having a life of an orphan, and also thinks that she would lead a life, or she also wishes to lead a life of Rupanjal, with nobody to disturb her. So some questions are there. Let's discuss the question of this poem. How old do you think Amanda is? How do you know this? How old do you think Amanda is? Her actual is not mentioned in the poem, but we can say that Amanda is a school going girl. How do you know this? We know this when her mother asked her that whether she had completed her work or homework or not. Who do you think she is speaking to her? Her mother is speaking to her. Why are stanza 2, 3, 4 given in parentheses? I told you when I was explaining the poem that 2, 4 and 6 stanzas are in parentheses because Amanda was not actually speaking her. She was she is in her imagination, and she was dreams of having such life. Who is the speaker in stanza 2, 4, 6? Here in 2, 4, 6, the speaker of this stanza is Amanda. Do you think this speaker is listening to speaker in stanza 1, 3, 4, 5? No, because Amanda is in her imagination. She is lost. She lost in her imagination. And she is not listening to her mother. What could Amanda do if she were a mermaid? She just swim in that emerald sea. वो उस हरे सागर में तैरती. Is Amanda an orphan? No, Amanda is not orphan. Is not an orphan. She has a mother, a father, and why does she say so? She wants to be an orphan because she thought that an orphan has more freedom than her. Do you know the story of Rapunzel? Yes, Rapunzel, the story of a girl who lives in a tower, and she is
careless girl. Why does she wants to be Rapunzel? Because she also wants to have a freedom like Rapunzel. She does not want to be disturbed with anyone. What does the girl yearn for? The girl yearn for her freedom. What does this poem tell you about Amanda? Amanda is a careless girl, and she yearns for her freedom. She is not listening to her mother, and she is not like to be nagging again and again. Read the last stanza. Do you think Amanda is sucking and is moody? No, we don't think, because Amanda is not listening to her mother. She was in her imagination. She is in her imagination, and she is moody because she pretends to be for her. Now we'll discuss some poetic device in this poem. Let's see. First of all, see the timing scheme of this poem. Don't bite your nails, Amanda. A. Don't hunch your shoulders, Amanda. A. Stop that slouching and sit up straight. B. Amanda. Again A. Means A, B, A. There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. C, C, C. And in third stanza means A, B, A, C, C, C. Did you finish your homework, Amanda? Again Amanda and Amanda. Shoes A, B, A. And last street, feet and sweet. C, C, C. So the rhyming scheme of the poem is A, B, A, C, C, C. And the poetic device here is used is that here see, stop that slouching and sit up straight. S, S, S. It shows the alliteration, repetition of s sound. Stop slouching, sit up straight. So alliteration, poetic device is used here. And the next is I thought I told you to clean your shoes. I thought I told. T is repetition, I is repetition here. So here again the alliteration is used in these lines. And see, one more is there, metaphor is there. The sea is compared to languid emerald sea. एक हरे रंग का रत्न जो है, एक स्टोन है, एक्सपेंसिव स्टोन है, उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है सी को. एमरल्ड सी एंड लैंग्वेज सी को कंपेयर किया गया है. देन द नेक्स्ट इज यस, साइलेंस इज गोल्डन. दिस इज ऑल्सो ए मेटाफर कि जो चुप्पी है उसको गोल्डन बताया गया है. एंड द फ्रीडम इज स्वीट, जो फ्रीडम है उसको भी स्वीट बताया गया है. इसको कंपेयर किया गया है स्वीट के साथ, फ्रीडम को. सो दिस इज ऑल्सो अ मेटाफर. सो दीज आर द poetic device in this poem. A metaphor, silence is golden, freedom is sweet, and languid emerald sea. And alliteration is also there in two lines. Stop that slouching and sit up straight. This is alliteration. And in other lines, I thought I told you to clean your shoes. This is also an example of alliteration. So class, poem 6 is completed here, and your work is to watch the video carefully, like, share and subscribe, and comment if you any query in the comment box. Thank you. Have a nice day.